नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूल विधि में से एक टॉपिक जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसे संक्षेप में डीवी एक्ट भी कहा जाता है, यानी कि डोमेस्टिक वॉयलेंस भी कहा जाता है। इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेरी हो, जो भी सवाल हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में उनका हम जवाब देंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आते हैं टॉपिक पर, पढ़ेंगे हम डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एक्ट का नाम क्या है। तो इस एक्ट का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। प्रश्न आता है कि यह कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ 13 सितंबर 2005 को। 13 सितंबर 2005 को यह पारित हुआ। अगला प्रश्न आता है कि यह कब लागू हुआ, यह कब से लागू माना जाता है, यह कब से प्रभावी माना जाता है, यह कब से प्रवृत्त हुआ। तो इसका उत्तर है 26 अक्टूबर 2006 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ या लागू हुआ। अगला प्रश्न है इसमें कि इस एक्ट में यानी कि इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। तो इस एक्ट में हमारा उत्तर होना चाहिए कि इस एक्ट में 5 अध्याय हैं और 37 यानी कि 37 धारा यानी कि सेक्शन है। अब प्रश्न आता है कि इसमें जो पीड़ित महिला है यानी कि पीड़ित व्यक्ति है, तो जो भी महिला होगी उसे इसमें पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति माना गया है। इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं को घर में होने वाली जो हिंसा है उससे सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि इसमें किस तरह की हिंसा जो महिलाओं से होती है उसके बारे में कहा गया है। तो इसमें वो सभी प्रकार की हिंसा है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, चाहे वो मानसिक हिंसा हो, चाहे वो भावनात्मक दुर्व्यवहार हो, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे आर्थिक हो। इन सभी प्रकार की जो दुर्व्यवहार होंगे, सभी प्रकार के जो अत्याचार होंगे, वो सभी इस एक्ट के अंतर्गत हिंसा माने जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि इसमें कि जो घरेलू हिंसा है उसकी परिभाषा कौन से सेक्शन में यानी कौन सी धाराओं में दी गई है। तो इस एक्ट की धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है, बताया गया कौन कौन सी हिंसा है। इसके अलावा प्रताड़ित व्यक्ति से, जो कि महिला है, किसी उम्र की महिला है, उससे दहेज या अवैध मूल्यवान संपत्ति की मांग करना वो भी एक हिंसा माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक प्रश्न आता है कि इसमें जो बच्चा शब्द प्रयोग किया गया है, तो बच्चा कौन सी धारा में है और बच्चा किसे माना गया है। तो बच्चा शब्द धारा 2 के ख में वर्णित है और जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। इसमें एक प्रश्न है कि इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के अधीन कौन सी धारा है जिसमें अपील का प्रावधान किया गया है। तो वो है धारा 29, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश से 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जा सकेगी। तो कितने दिन के अंदर अपील की जाएगी। तो वह 30 दिन के अंदर अपील की जाएगी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद में, जो कि धारा 29 में उल्लिखित है। इसमें एक प्रश्न आता है कि वह कौन सी धारा है जिसमें चिकित्सा सुविधाओं के बारे में या चिकित्सा सुविधाओं के अधिकारियों का जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। तो यह है धारा 7, जिसमें कहा गया है कि अगर पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, तो इसमें जो अपील या इसमें जो आवेदन करेगा वो कौन करेगा, या तो पीड़ित व्यक्ति करेगा या उसका कोई संरक्षण होगा वो करेगा,
या फिर सेवा प्रदाता करेगा। सेवा प्रदाता की जो परिभाषा है उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो इन में से कोई या किसी के द्वारा चिकित्सा सुविधा के जो भार साधक यानी कि जो डॉक्टर होंगे, अधिकारी होंगे, तो उसको चिकित्सीय सहायता के लिए निवेदन करेंगे। ऐसे में चिकित्सा सुविधा का जो भार साधक अधिकारी होगा उसका कर्तव्य होगा कि वह उनकी सहायता करे। इसमें जो पिछली धारा थी, धारा 7, जिसमें 3 आए थे, व्यथित व्यक्ति यानी कि पीड़ित व्यक्ति, दूसरा आया था संरक्षण अधिकारी, तीसरा आया था सेवा प्रदाता। तो इसमें जो प्रश्न है अगला वो ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का जो नियुक्त होना है वो किस धारा के अंतर्गत है? तो वो है धारा 8 के अंतर्गत, यानी कि संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति है वो धारा 8 के अंतर्गत है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिलों में की जाती है जितनी वह आवश्यकता समझे। और यह संरक्षण अधिकारी जहाँ तक संभव हो सकेगा यह महिला होंगी। तो इसमें हमने 3 बातें पढ़ी। पहला, धारा 8 में वर्णित है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा में है? धारा 8 में है। कौन नियुक्ति करता है? तो राज्य सरकार नियुक्ति करता है। कितनी करता है? कि जितनी वह आवश्यकता महसूस करे उतनी नियुक्ति करता है। तीसरा है कि इसमें जहाँ तक हो सकेगा महिला अधिकारी ही अपॉइंट की जा सकेंगे। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 12 में कौन आवेदन कर सकता है? तो इसमें व्यथित जो व्यक्ति होगा, पीड़ित व्यक्ति होगा, वो कर सकता है। दूसरा, संरक्षण अधिकारी कर सकता है। और तीसरा, जो सेवा प्रदाता होगा वह कर सकता है। या फिर व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है। अगर प्रश्न आता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आवेदन होगा वो कौन सी धारा में है? तो धारा 12 में है। तो आवेदन कौन कर सकेगा? तो पीड़ित व्यक्ति कर सकेगा, सेवा प्रदाता कर सकेगा, या फिर संरक्षण अधिकारी करेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे पीड़ित व्यक्ति नॉमिनेट करे। अगला प्रश्न है कि कल्याण विशेषज्ञ की सहायता कौन से धारा में है? तो वह है धारा 15, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति की सेवाएं जिसमें महिलाओं को वरीयता हो, जो पीड़ित व्यक्ति से संबंधित हो या नहीं, जो परिवार के कल्याण के लिए लगा हो। तो यह है धारा 15 में पीड़ित व्यक्ति से तो कल्याण विशेषज्ञ को सहायता। अगला प्रश्न है इसमें कि अभिरक्षा आदेश कौन सी धारा में है इस एक्ट के अंतर्गत? तो वो है धारा 21, यानी कि 21 सेक्शन है इस एक्ट का, जिसमें अभिरक्षा आदेश के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट आवेदन की सुनवाई के किसी भी स्तर पर किसी बच्चों या बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा यानी कस्टडी पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को दी जा सकेगी। यानी कि जो बच्चे की कस्टडी होगी वो किसे मिलेगी? तो जो मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति को देगा या फिर पीड़ित व्यक्ति की ओर से जिसने आवेदन किया होगा उसे देगा। इसमें जो प्रत्यर्थी होगा यानी कि जो एंटी पार्टी होगा, यानी कि पति हो सकता है, देवर हो सकता है, अगर वह बच्चे से मिलना चाहे तो मजिस्ट्रेट उसे बच्चे से मिलने की अनुमति दे सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रत्यर्थी का यानी कि दूसरी पार्टी का यानी कि एंटी पार्टी का बच्चे से मिलना हानिकारक हो सकता है तो वह इस अनुमति से इनकार भी कर सकता है। तो यह है धारा 21 में। अगला प्रश्न है इसमें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय करेगी? तो इसमें जो उपाय होंगे दोनों सरकारों के, तो वह है जो व्यापक मीडिया होगा उसके माध्यम से बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। दूसरा, इसमें जो न्यायिक अधिकारी होंगे या पुलिस अधिकारी होंगे उनकी ट्रेनिंग उस स्तर की जाएगी कि इस पर अंकुश लगा सकें। तीसरा होगा इसमें कि विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विभागों के बीच तालमेल होगा यानी समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो यह उपाय होंगे केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में। अगला प्रश्न है इसमें कि धारा 9 में क्या उल्लेखित है, क्या वर्णित है, क्या बताया गया है, या फिर यह भी आ सकता है कि आपातकालीन मामलों में जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी।
तो आप समझ गए होंगे कि धारा 9 में क्या है कि आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन मामलों में जो कार्रवाई होगी वह इसमें धारा 9 में बताई गई है। इसमें कहा गया है यानी कि दोनों को या कि सेवा प्रदाता को या संरक्षण अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से सूचना मिलती है कि घरेलू हिंसा का कृत्य किया जा रहा है फलाने आदमी के साथ में, तो वह सीधे पुलिस से सहायता प्राप्त करेंगे और पुलिस का कर्तव्य होगा कि तत्काल घटना स्थल पर पहुँचें और जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसे अमल में लाए। अगला प्रश्न है इसमें धारा 10। धारा 10 में बताया गया है सेवा प्रदाता के रूप में जो पंजीकरण होता है वो कैसे होता है। इसमें बताया गया है कोई संगठन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत हो या फिर कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत हो या फिर अन्य विधि जो उस समय प्रभावी हो उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन हो, महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण के उद्देश्य से किसी विधिपूर्ण साधनों के द्वारा विधिक सेवा, चिकित्सीय या आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और अपने को सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यानी कि सेवा प्रदाता का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह धारा 10 में है इस एक्ट के, यानी कि डीबी एक्ट 2005 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है इसमें कि धारा 31 में बताया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रत्यर्थी होगा यानी कि जो अपराध है हिंसा, वो कैसा अपराध है, यानी कि जमानती है या अजमानती है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है। संज्ञेय और असंज्ञेय की पहचान हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो कि BNSS में बताया गया है कि संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता उसे असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो इस एक्ट में धारा 31A के अंतर्गत 31(1) के अंतर्गत बताया गया है कि जो हिंसा है, जो अपराध है, वह संज्ञेय अपराध माना जाएगा। यानी कि इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और यह जमानती नहीं होगा, यह अपराध अजमानती होगा जिसमें जमानत नहीं होगी। धारा 13 में बताया गया है कि जो सूचना मिलने पर उसकी तामील की जा सकेगी, यानी कि सूचना की तामील धारा 13 में है। और इसमें एक महत्वपूर्ण धारा और है, वो है धारा 16। एक्ट में इस धारा के अंतर्गत यानी कि धारा 16 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सुनवाई में किसी भी स्तर पर यानी सुनवाई के वक्त इसमें कैमरे लगाए जा सकेंगे और वह भी दोनों पक्षों की अनुमति के साथ में। यानी कि अगर दोनों पक्षों में से कोई ये कहता है कि कैमरे की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगेंगे। अगर दोनों पक्ष इस पर एकमत हैं, उनकी सहमति है, राजी हैं कि हमें कैमरे लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो इसमें जो इसकी सुनवाई होगी वह रिकॉर्डिंग की होगी, यानी कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में। इस एक्ट से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न होंगे उसके बारे में बताया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी एक्ट के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम। नमस्कार।